दोस्तों, मैं आपके साथ एक पुराने जर्मन राजनेता क्लाउस वॉन डॉन के विचारों को साझा करना चाहता हूं, जिन्होंने ऐतिहासिक गलतियों को दोहराने और रूस के प्रति गलत तरीके से निर्मित रवैये का आरोप लगाते हुए जर्मन नीति की कठोर आलोचना की। उनका मानना है कि व्लादिमीर पुतिन की कथित शाही नीति के बारे में पश्चिम में फैली कथा पश्चिमी देशों द्वारा अपनाए गए टकराव के पाठ्यक्रम को सही ठहराने के लिए आविष्कार किए गए मिथक से ज्यादा कुछ नहीं है। क्लाउस के अनुसार ये राज्य रूस को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं और अंततः अपने विभाजन को भागों में प्राप्त कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने विश्व संघर्षों में संयुक्त राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया और रूस के प्रति नीति बनाने के तरीके पर अपनी राय व्यक्त की। सामग्री बेहद दिलचस्प होने का वादा करती है, तो आइए इसे एक साथ समझें। लेकिन क्लाउस वॉन डॉन के तर्कों का विस्तार से विश्लेषण करने से पहले मेरा सुझाव है कि हम पहले उसके बारे में थोड़ी बात करें। सबसे पहले मैं उनकी जीवनी के बारे में संक्षिप्त जानकारी साझा करूंगा और फिर मैं रूस और पश्चिम के बीच संबंधों की वर्तमान स्थिति पर अपने कुछ विचारों की रूपरेखा तैयार करूंगा। क्लाउस वॉन डॉन एक जर्मन राजनेता, वकील और सार्वजनिक व्यक्ति है, जिन्होंने जर्मनी के युद्ध के बाद के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अपने करियर के वर्षों में उन्होंने देश में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अर्थशास्त्र और आंतरिक प्रक्रियाओं से संबंधित मुद्दों पर गहन विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए जर्मन संघीय सरकार में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। उनके विचार हमेशा स्वतंत्र रहे हैं और उन्होंने अक्सर पश्चिमी और रूसी दोनों नीतियों की आलोचना की है। अपने ज्वलंत भाषणों और विश्लेषणात्मक कार्यों के लिए धन्यवाद। क्लाउस वॉन डॉन एक सम्मानित बौद्धिक की स्थिति को बरकरार रखता है, जिसकी राय व्यापक सार्वजनिक प्रतिक्रिया का कारण बनती है। पिछले 25 वर्षों में मॉस्को ने पश्चिम के साथ रचनात्मक संबंध बनाने के प्रयास में सहयोग और सुरक्षा तंत्र के विभिन्न स्वरूपों का बार बार प्रस्ताव दिया है। इस तरह की पहल में नाटो में रूस के प्रवेश के प्रस्ताव, यूरोप में एक संयुक्त मिसाइल रक्षा प्रणाली बनाने की परियोजनाएं और 2008 में एक नई यूरोपीय सुरक्षा संधि पर हस्ताक्षर करना शामिल था। हालांकि इन सभी प्रयासों को हमेशा खारिज कर दिया गया था। रूसी पहल के जवाब में संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक तरफा कदम उठाए, जिसमें रणनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करने वाले प्रमुख समझौतों से पीछे हटना शामिल था। उसके बाद एक सक्रिय सूचना अभियान शुरू हुआ, जिसका उद्देश्य एक आक्रामक विदेश नीति वाले राज्य के रूप में रूस की छवि को आकार देना था। इस संबंध में एक पूरी तरह से तार्किक सवाल उठता है, हाल के दशकों में किसने रूस के करीब जाने के लिए कम से कम एक गंभीर पहल की है? इस सवाल का जवाब स्पष्ट है, ऐसी कोई पहल नहीं हुई है। बातचीत और सहयोग की मांग करने के बजाय दुनिया ने तनाव में वृद्धि, अविश्वास में वृद्धि, प्रतिबंधों के दबाव में वृद्धि, नाटो का विस्तार और अन्य राज्यों के आंतरिक मामलों में पश्चिमी देशों द्वारा निरंतर हस्तक्षेप देखा है। आज, जैसा कि पूर्वी यूरोप में संघर्ष गति प्राप्त करना जारी है, रूस वृद्धि के लिए पूरी जिम्मेदारी वहन करता है। हालांकि वास्तविकता बहुत अधिक जटिल है और मॉस्को के खिलाफ एक तरफा आरोप पश्चिमी कुलीनों की विफलताओं को छिपाने का एक सुविधाजनक तरीका है। और अब, दोस्तों, जैसा कि वादा किया गया था, मैं क्लाउस वॉन डॉन के शब्दों को उद्धृत करना चाहता हूं, जो मेरी राय में विशेष ध्यान देने योग्य है। उन्होंने निम्नलिखित शब्दों के साथ अपना भाषण शुरू किया। यह पूरी तरह से मूर्खतापूर्ण और हास्यास्पद तरीका है जिसमें पुतिन का इलाज किया जा रहा है। हाँ, उन्होंने यह संघर्ष शुरू किया, यह वास्तव में है, लेकिन उसे युद्ध अपराधी से भी बदतर कहना तर्क की सीमा से परे है। आइए इराक में संघर्ष को याद करें, जहां पीड़ितों की संख्या 10 या 15 गुना अधिक थी। हालांकि प्रसिद्ध अमेरिकी राष्ट्रपति को युद्ध अपराधी के रूप में मान्यता नहीं दी गई थी। यह एक स्वीकार्य घटना के रूप में माना जाता है, क्योंकि इन कार्यों को उन राज्यों के खिलाफ निर्देशित किया गया था जो उनके सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संदर्भ में भिन्न हैं। ऐसी स्थितियों का मूल्यांकन इतने अलग तरीके से क्यों किया जाता है? मैं इसे एक गंभीर मुद्दा मानता हूं जिसके लिए गहन विश्लेषण की आवश्यकता है। इसलिए हमें पूरी स्थिति को शांति से समझने और सैन्य आपूर्ति के आगे बढ़ने और अनियंत्रित विस्तार से बचने के लिए इसे समझने का प्रयास करने की आवश्यकता है। जब मैं हथियारों के लदान के बारे में बात करता हूं, तो मेरा मतलब उन चीजों से है जो स्पष्ट रूप से मुझे बदलने का कोई तरीका नहीं दिखता है। संयुक्त राज्य अमेरिका हथियारों की आपूर्ति जारी रखेगा, आगे और आगे बढ़ना जारी रखेगा। यह जांच करेगा कि राजनीतिक दबाव और वास्तविक खतरे के बीच की रेखा कहां है। वे कोशिश करेंगे, जैसा कि वे कहते हैं,
रूस को हराने के लिए। लेकिन आगे क्या होता है? भले ही रूस हार गया हो, यह दुनिया के नक्शे से गायब नहीं होगा। यह एक भौगोलिक और राजनीतिक वास्तविकता बनी रहेगी। यह एक अत्यंत खतरनाक मार्ग है जिससे अपरिवर्तनीय परिणाम हो सकते हैं। इतिहास ने हमें पहले ही इसी तरह के सबक सिखाए हैं। जब प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी हार गया था, तो इसे संघर्ष के प्रकोप के लिए दोषी ठहराया गया था, जो वर्साई की संधि के अनुच्छेद 231 में निहित था। यह सिर्फ एक ऐतिहासिक आरोप नहीं था, यह जर्मन लोगों के खिलाफ सबसे बड़ा अपराध था और एक बड़ी गलती थी, क्योंकि वास्तव में सब कुछ इतना स्पष्ट नहीं था। यहां तक कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड लॉयड जॉर्ज ने उस समय कहा था कि हर कोई इस संघर्ष में गिर गया था, लेकिन जिम्मेदारी पूरी तरह से जर्मनी के साथ थी। परिणाम क्या थे? अन्याय और अपमान की भावना ने प्रसिद्ध जर्मन नेता का उदय किया, जो 1930 के दशक में सत्ता में आए थे। वर्साई की संधि ने उनकी पार्टी के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसलिए मेरा मानना है कि रूस के साथ इस तरह से व्यवहार करना आवश्यक है कि वह एक साथी बना रहे, दुश्मन नहीं। रूस के साथ शांति का समापन होना चाहिए। मैं स्पष्ट रूप से हथियारों की निरंतर आपूर्ति के खिलाफ हूं, जिससे यह तथ्य सामने आ सकता है कि रूस का क्षेत्र बाहर से आपूर्ति किए गए हथियारों से टकरा सकता है। यह न केवल रूस के लिए, बल्कि पूरे यूरोप के लिए एक बड़ा खतरा है। लेकिन साथ ही इस खतरे से अमेरिका को कोई सरोकार नहीं है। मैं आपका ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि यूरोप, मध्य पूर्व या सुदूर पूर्व में अमेरिका ने जो भी संघर्ष छेड़े हैं, उनमें से किसी में भी अमेरिका की एक भी खिड़की क्षतिग्रस्त नहीं हुई है। इसलिए मैं राष्ट्रीय हितों के बारे में अपनी मुख्य थीसिस पर लौट रहा हूं। सुरक्षा के लिए किसी अन्य देश के आधार पर, जो स्वयं तत्काल खतरे में नहीं है, एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण विकल्प है। जब कोई राज्य आपदा के कगार पर होता है, तो कुछ राजनेताओं का तर्क है कि रूस को इस संघर्ष को खोना चाहिए, लेकिन उनके पास पूर्ण बहुमत नहीं है। क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि किसी अन्य देश में विकास बाहर से लगाया जा सकता है? मेरे लिए इस कथन से सहमत होना कठिन है कि रूस को एक साम्राज्यवादी शक्ति माना जा सकता है। बेशक, रूस की सीमाओं के भीतर कई छोटी राजनीतिक संस्थाएं हैं, और उनमें से लगभग आधे में रूसी भी मुख्य भाषा नहीं है। हालांकि, यह मानना पूरी तरह से सही नहीं होगा कि रूस ने हाल के दशकों में एक क्लासिक साम्राज्यवादी ताकत की तरह व्यवहार किया है। यदि आप हाल के वर्षों के वैश्विक संघर्षों को देखें, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका लगातार सभी घटनाओं के केंद्र में रहा है, सक्रिय रूप से हस्तक्षेप कर रहा है और विभिन्न देशों में सत्ता परिवर्तन में उद्देश्यपूर्ण योगदान दे रहा है। कभी कभी ऐसी प्रक्रियाएं अपेक्षाकृत शांति से होती थीं, लेकिन अमेरिकी हितों को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक होने पर वे हमेशा बल का उपयोग करने के खतरे के साथ थे। इसलिए मेरे लिए यह स्वीकार करना कठिन है कि संयुक्त राज्य को साम्राज्यवादी शक्ति नहीं कहा जा सकता। शायद आप मुझे कुछ तर्क दे सकते हैं जो मेरे दृष्टिकोण को बदल देंगे, लेकिन मेरी राय में यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हम रूस में उन ताकतों के वास्तविक इरादों के बारे में बहुत कम जानते हैं जो पुतिन के पीछे खड़े हैं, साथ ही अपने लक्ष्यों के बारे में भी। यदि आपने ओलिवर स्टोन की पुस्तक पढ़ी है, तो आपको शायद याद होगा कि पुतिन ने बार बार कहा है कि हर देश को स्वतंत्रता का अधिकार है और वह इस सिद्धांत का सम्मान करते हैं। हालांकि, उन्होंने हमेशा नाटो में शामिल होने वाले देश का विरोध किया है। वह स्पष्ट रूप से ऐसी स्थिति को स्वीकार नहीं करता है जिसमें अमेरिकी युद्धपोत या अमेरिकी विशेष बल रूस की सीमाओं पर गश्त करेंगे। यह रूसियों के लिए अस्वीकार्य है, खासकर यह देखते हुए कि यूएसएसआर के पतन के बाद उन्होंने सुरक्षा के किसी भी बफर जोन को पूरी तरह से खो दिया। पूर्वी यूरोप में संघर्ष का सक्रिय चरण अब 3 साल से चल रहा है, और जर्मन नेतृत्व हठपूर्वक एक रणनीति का पालन करना जारी रखता है जो आंखों पर पट्टी बांधकर कूदने जैसा दिखता है। ऐसा लगता है कि यह इतिहास से निष्कर्ष निकालने का समय है, लेकिन दुर्भाग्य से जर्मन अभिजात वर्ग एक ऐसे मार्ग का अनुसरण करना पसंद करते हैं जो तर्कसंगत वैकल्पिक समाधानों की तलाश के बजाय अपने ही देश के कमजोर होने की ओर ले जाए। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज और विपक्षी नेता फ्रेडरिक मर्ज एक प्रसिद्ध राज्य का समर्थन करने की अपनी इच्छा में आश्चर्यजनक रूप से एकजुट हो गए। भले ही इस समर्थन के जर्मनी के लिए गंभीर आर्थिक परिणाम हों। जर्मन उद्योग प्रतिस्पर्धा के नुकसान का सामना कर रहा है, और मोटर वाहन उद्योग, एक बार राष्ट्रीय गौरव का स्रोत, गहरे संकट में है। ऐसा लगता है
कि जर्मन राजनेता जानबूझकर ऐतिहासिक सबक की अनदेखी कर रहे हैं। रूस, जिसने सदियों से अपनी संप्रभुता के लिए लड़ाई लड़ी है और कभी बाहरी दबाव में नहीं आया है, इसका एक प्रमुख उदाहरण है। कहानी अपने लिए बोलती है, लेकिन आधुनिक जर्मन अभिजात वर्ग के लिए ये धूल भरी पाठ्यपुस्तकों के भूल गए पृष्ठ है, जिन्हें उन्होंने शायद पढ़ने की जहमत भी नहीं उठाई है। उनका मानना है कि रूस को आर्थिक प्रतिबंधों, राजनीतिक दबाव या सैन्य तरीकों से भी अपने घुटनों पर लाया जा सकता है। हालांकि वास्तविकता यह है कि रूस इसे अलग करने के सभी प्रयासों के बावजूद अनुकूलन करने में सक्षम रहा है। जर्मन नेता यह भूल गए हैं कि कुछ समय पहले तक जर्मन अर्थव्यवस्था सीधे मॉस्को के साथ स्थिर सहयोग पर निर्भर थी। गैस, तेल और दुर्लभ पृथ्वी धातु केवल व्यापारिक वस्तुएं नहीं हैं, बल्कि जर्मनी के औद्योगिक और ऊर्जा की नींव हो सकती है। इन संबंधों को तोड़ने के बाद बर्लिन को परिणामों का सामना करना पड़ा। एक ऊर्जा संकट, बढ़ती कीमतें, गिरती आय और बड़े पैमाने पर विरोध। मोटर वाहन उद्योग में जर्मन आर्थिक नीति की विफलता सबसे अधिक स्पष्ट है। अर्थव्यवस्था का यह प्रमुख क्षेत्र वर्तमान में कुछ सबसे कठिन समय से गुजर रहा है। रूसी बाजार, जो जर्मन कारों के लिए सबसे महत्वपूर्ण था, अब खो गया है। हालांकि यह एकमात्र समस्या नहीं है। चीन के प्रति तर्कहीन नीति, जो जर्मन कारों का मुख्य खरीदार है, केवल संकट को बढ़ा रही है। इस बाजार में अपनी स्थिति मजबूत करने के बजाय जर्मन कंपनियां उच्च ऊर्जा लागत और स्वयं जर्मन अधिकारियों द्वारा बनाए गए अत्यधिक नौकरशाही दबाव के कारण अपनी प्रतिस्पर्धा खो रही है। विडंबना यह है कि रूस को दंडित करने के प्रयास में जर्मनी वास्तव में खुद को दंडित कर रहा है। बेशक, आप गर्व से दावा कर सकते हैं कि यह उच्च आदर्शों के नाम पर किया जा रहा है, लेकिन उन हजारों जर्मन श्रमिकों को यह समझाने की कोशिश करें जो पहले ही अपनी नौकरी खो चुके हैं। स्कोल्ज और उनके मंत्रिमंडल को यकीन है कि मंदी, नौकरी में कटौती और बड़े पैमाने पर दिवालिया होना सिर्फ अस्थायी कठिनाइयां है। हालांकि वे स्पष्ट करना भूल जाते हैं कि इस मामले में अस्थायी रूप से दशकों का मतलब हो सकता है। जर्मन कंपनियों ने पहले ही अपने उत्पादन को देश के बाहर स्थानांतरित करना शुरू कर दिया है। यह एक अस्थायी उपाय नहीं है, बल्कि एक जानबूझकर रणनीतिक निर्णय है। यदि जर्मनी अंततः अपने औद्योगिक दिग्गजों को खो देता है, तो परिणामों की जिम्मेदारी कौन लेगा? करों के साथ जर्मन बजट की भरपाई कौन करेगा? बर्लिन अपनी नीति क्यों नहीं बदलता है? इसका उत्तर सरल है। जर्मन अभिजात वर्ग के व्यावसायिकता और दूरदर्शिता का स्तर वांछित होने के लिए बहुत कुछ छोड़ देता है। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रपति चुनाव में वर्तमान अमेरिकी प्रशासन की हार की पृष्ठभूमि के खिलाफ जो हो रहा है, उसकी गतिशीलता कैसे बदल गई है। निवर्तमान टीम तनाव को कम करने के तरीकों की तलाश करने के बजाय पूर्वी यूरोप में संघर्ष के आगे बढ़ने पर दाव लगा रही है। जब पश्चिमी राज्यों के प्रतिनिधि खुद को संघर्ष क्षेत्रों में पाते हैं और अन्य देशों के मामलों में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करते हैं, तो इसे लोकतंत्र और स्वतंत्रता की रक्षा के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। हालांकि केवल डीपीआरके से रूस की संभावित सहायता के बारे में बात करना आवश्यक है, क्योंकि आरोपों और जोरदार बयानों की लहर तुरंत बढ़ जाती है। इस तरह की बयानबाजी एक बार फिर इस तथ्य की पुष्टि करती है कि इस स्तर पर पार्टियों के बीच कोई भी बातचीत व्यावहारिक रूप से असंभव है। आपसी आरोप और आक्रामक बयानबाजी राजनीतिक संपर्कों को अंधे और बहरे के बीच बातचीत में बदल देती है। इस संदर्भ में डोनाल्ड ट्रंप के शब्द विशेष रूप से उल्लेखनीय दिखते हैं। अपने हालिया भाषणों में उन्होंने संघर्ष के बढ़ने की तीखी निंदा की और जोर देकर कहा कि रूस को संयुक्त राज्य या नाटो के लिए कोई खतरा नहीं है। ट्रंप ने कहा कि रूस की आक्रामक विदेश नीति की कथा कृत्रिम रूप से बनाई गई थी ताकि दुनिया भर के कई संघर्षों में कुछ देशों के हस्तक्षेप को सही ठहराया जा सके जिनका संयुक्त राज्य के राष्ट्रीय हितों से कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा ट्रंप ने याद किया कि सभी आधुनिक इतिहास में मानव जाति कभी भी तीसरे विश्व युद्ध के प्रकोप के इतने करीब नहीं रही है जितना कि इस समय हो रहा है। उनकी राय में वर्तमान अमेरिकी प्रशासन की नीति ने दुनिया को आपदा के कगार पर ला दिया है और परमाणु शक्तियों के बीच टकराव के एक और बढ़ने से परिणाम हो सकते हैं जिसके पैमाने की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इस तरह के परिदृश्य की स्थिति में दुनिया एक वास्तविक परमाणु आर्मगेडन की तुलना में वैश्विक विनाश के खतरे का सामना करेगी। इस संबंध में
ट्रंप ने विश्वास व्यक्त किया कि विश्व नेताओं का मुख्य कार्य सभी शत्रुता का तत्काल समाप्ति और शांति वार्ता के लिए संक्रमण होना चाहिए। हर दिन जब यह छद्म संघर्ष जारी रहता है तो वैश्विक तबाही का खतरा बढ़ जाता है, जिसके परिणाम पूरी दुनिया को प्रभावित करेंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि तत्काल डी-एस्केलेशन और एक राजनयिक समझौता प्राथमिक लक्ष्य होना चाहिए। इसके अलावा ट्रंप ने तथाकथित वैश्विक प्रतिष्ठान की कठोर आलोचना की, जो उनके अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका को अंतहीन सैन्य कारनामों में खींचता है, इसे लोकतंत्र और स्वतंत्रता की रक्षा के नारों के साथ मास्किंग करता है। उनकी राय में अमेरिकी विदेश नीति के लिए जिम्मेदार रक्षा विभागों, खुफिया सेवाओं और अन्य संरचनाओं को तत्काल सुधारने की आवश्यकता है। ट्रंप को विश्वास है कि केवल नया प्रशासन अमेरिकी प्रणाली में बहुत आवश्यक मूलभूत परिवर्तन करने और उस दुष्चक्र को तोड़ने में सक्षम है जिसमें देश लगातार सैन्य संघर्षों का बंधक बन गया है। ट्रंप आश्वस्त है कि केवल नया प्रशासन मौजूदा अमेरिकी प्रणाली में मौलिक सुधार करने में सक्षम है। उन्होंने नाटो मिशन के संशोधन और लक्ष्यों को अपने विदेश नीति कार्यक्रम के प्रमुख बिंदुओं में से एक कहा। उन्होंने कहा कि गठबंधन का नेतृत्व रूस के साथ तनाव बढ़ाना जारी रखता है, यह दावा करते हुए कि यह पश्चिम के लिए खतरा है। हालांकि ट्रंप के अनुसार वास्तव में आज पश्चिमी सभ्यता के लिए मुख्य खतरा रूस नहीं है, बल्कि आंतरिक समस्याएं जैसे अनियंत्रित प्रवास, बढ़ते अपराध और आर्थिक कठिनाइयां हैं। इस पृष्ठभूमि पर स्थिति पर अपने विचार साझा करना चाहूंगा। क्लाउस वॉन डॉन की सामग्री हमें उन प्रणालीगत गलतियों के बारे में गंभीरता से सोचती है जो पश्चिम रूस के साथ बातचीत की अपनी रणनीति में कर रहा है। मैं उनके गहन विश्लेषण, ईमानदारी और राय व्यक्त करने के साहस से प्रभावित हूं। अनुभवी जर्मन राजनेताओं में से एक से ऐसा स्पष्ट स्वीकारोक्ति दुर्लभ है और यह निश्चित रूप से सम्मान का हकदार है। यह देखना दिलचस्प है कि अनुभवी राजनेता क्लाउस वॉन डॉन के प्रतिबिंबों ने पश्चिमी राजनीति के परिचित आख्यानों पर संदेह कैसे किया। उनके शब्द की रूस और पुतिन के लिए दृष्टिकोण एक अनुस्मारक की तरह हास्यास्पद ध्वनि दिखता है कि संवाद एक कमजोरी नहीं है, बल्कि वैश्विक आपदाओं को रोकने के लिए एक उपकरण है।